चलिए शुरू करते हैं। मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था के सेक्शन ए, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं, भारतीय शासन या भारतीय संविधान हमने नाम रखा है, जिसमें हम लोग सामान्य तौर पर एनालिटिकल बट स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, उसी का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और सेक्शन ए के बाद हम लोग सेक्शन बी पढ़ेंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। मैंने पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पैटर्न और गवर्नेंस को हमने आपको पढ़ा दिया है। प्रीतम ने कहा एक बार अवधारणात्मक, प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक हिस्सा पहचानने का तरीका बता दीजिए सर। मैंने कहा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं जो आप लोग पढ़ते रहे हैं, तथागत रूप में उसको पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा लिखने में आएगा तो परंपरागत ढंग के प्रश्न भी यूपीएससी बीपीएससी में नहीं आते हैं। परंपरागत ढंग से नहीं आएंगे, थोड़ा सा बदल कर आएंगे। तो जो अनुच्छेदगत है या संरचना यानी बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित करते, उसे प्राथमिक तौर पर उसको प्रभावित करे, उसको स्ट्रक्चर कहेंगे। संविधान संशोधन में सर्टेन प्रोसेस है, इसलिए उसे प्रोसेस कंसर्निंग या हिंदी में प्रक्रियात्मक कहेंगे। और जो कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं, जैसे फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, यह सब कंसेप्चुअल है, यह सब कंसेप्चुअल है। थैंक यू। यह सब कंसेप्चुअल है। तो प्रीतम जी, इसी आधार पर मैंने कहा वैधानिक, तो संवैधानिक वैधानिक तो पूरी विशेषताएं ही हैं, लेकिन दोनों काम कर लेता हूं। वैधानिक मैंने कहा कि जैसे कानून का, भारतीय संविधान में जो आज पढ़ाएंगे आपको, कानून का शासन, कानून का समान संरक्षण, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यह सब वैधानिक विशेषताएं हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि लिखते वक्त अगर कह दिया जाएगा तो सामान्य लोग लिखेंगे भारतीय संविधान की यह विशेषताएं, आप लोग कहिएगा कि भारतीय संविधान अपने आप में विशिष्ट है और इसकी संरचना, प्रक्रिया, कार्य, अवधारणा को लेकर कई विशेषताएं या लक्षण दृष्टिगोचर होता है। और फिर वहीं पर बात कहना है, केवल मैंने थोड़ा सा उसका एनालिटिकल बता दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की हम लोग विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। पहला सेगमेंट सेक्शन ए का, दूसरे टॉपिक जो सिलेबस में हमने लिखाया है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की विशेषता में हम लोगों ने जो उसकी संरचना, प्रक्रिया, कार्य इत्यादि से संबंधित है उसको पढ़ रहे थे। जैसे आपको याद होंगी कि एक क्लास लिया था, आज मेरी कोशिश रहेगी पूरी भारतीय संविधान की विशेषताओं को मैं पढ़ा दूं। तो प्रथम क्लास बेटा लिया था, तो उसमें हमने भारतीय संविधान की संरचनात्मक विशेषता से ही अपने लेक्चर की शुरुआत की थी। और मैंने कहा था जो हर लड़के जानते हैं कि भारतीय संविधान की संरचना यानी बॉडी से संबंधित है कि यह विशाल संविधान है। 395 अनुच्छेद जो प्रोविजन है उसके स्ट्रक्चर से संबंधित है, और उनमें अलग अलग प्रक्रियाएं। संविधान संशोधन को हमने प्रक्रियात्मक कहा। तो इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को, इन महत्वपूर्ण पक्षों का हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया। आज का भी लेक्चर होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, लेकिन आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता में वैधानिक विशेषताओं को हम लोग पहले देखते हैं, और शेष अन्य विशेषताएं हैं जो प्रक्रिया, संरचना इत्यादि से जुड़ी है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पूरा अध्ययन, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि सर किस किताब से, आप लोग अगर जाकर पढ़े होंगे अमित जी तो देखे होंगे कि मेरे द्वारा जो बताई गई है वह जो आपके पास किताब है उस किताब से थोड़ी सी रिच होंगी और वह एनालिटिकल होंगी। शिक्षक का यही काम है। तथागत रूप में बहुत सी बातें आप सीखिएगा, फैक्चुअल, जैसे कि आप लोगों ने कहा जो मार्केट में किताबें हैं उसको ले लें। तथागत रूप में मैं मुख्य परीक्षा के ध्यान संदर्भ में विवरणात्मक या डिस्क्रिप्टिव मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें फैक्चुअल बातें आएंगी।
लेकिन फैक्चुअल बात पर अगर काम करके देना होगा तो मैं अलग से दे सकता हूं, जो हमारे लिए तत्काल अभी संभव नहीं होगा। इसलिए लेक्चर मेरी पूरी कंसेप्चुअल हो जाएंगी। आप लोग थोड़ा सा एक परीक्षा करके मंथन या परीक्षा ऐसे करके है, इलाहाबाद से पब्लिश्ड है, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर रखे हुए हैं और थोड़ा सा उसका डिस्कशन किया है, कुछ उसमें एरर है, लेकिन उसको लेकर भी आप लोग फैक्चुअल पढ़ सकते हैं। तो फैक्ट्स तो बहुत किताबें हैं। एक मनीष रंजन की किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था पर, उसका पब्लिकेशन का नाम बता देंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रही है पब्लिकेशन का नाम, तो उस पब्लिकेशन की किताबें हैं, तो उसको भी फैक्ट्स सब एक जगह रखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा लिखा, मनीष रंजन खुद IAS रहे हैं, उन्होंने लिखा है, मैंने देखा है, फैक्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनालिटिकल है। हाँ, कंसेप्ट अगर अमित जी मान लीजिए कि कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फैक्ट्स वगैरह ऑटोमेटिक आप बना देंगे या उसके लिए मेहनत करेंगे। उसमें टीचर की प्राथमिक भूमिका नहीं हुई, स्टूडेंट को अपने पढ़ना होता है, और मार्केट में इतना सेट वगैरह ये सब है, उसको बनाइएगा, उसमें आप लोग अच्छे पकड़िएगा। कंसेप्चुअल जो एरर रहता है, इसलिए कंसेप्ट मुझे समझिए, फैक्ट्स थोड़ा सा अपने पढ़िए, समझे। एक मिनट। हाँ, चलिए, भारतीय संविधान की विशेषता पर मेरी एक लेक्चर हुई है और दूसरी लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूं, और आज मैं लेक्चर जो है वह भारतीय संविधान की विशेषता पर ही दो रहा हूं, वही बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा उसको विस्तृत और लिखने और बोलने का तरीका परिवर्तित है और कुछ नहीं है। जैसे भारतीय संविधान की आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा, वैधानिक भारतीय संविधान की एक विशेषता कानून का शासन है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय संविधान की एक वैधानिक विशेषता प्राथमिक तौर पर कानून का शासन है, जो हमारे संविधान की प्रक्रिया और व्यवस्था को और कार्यकरण को प्रभावित करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब भारतीय संविधान में एक जगह नहीं अनेक जगह है। प्रत्यक्ष रूप में कानून का शासन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता की बात करता है, वहां आपको यह दिखाई देता है। तो भारतीय संविधान की वैधानिक विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कानून का शासन है। कानून का शासन या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश विधि शास्त्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। वास्तविकता तो यह है कि पूरी ब्रिटिश विधि शास्त्र कानून के शासन पर ही आधारित है, यानी कानून का शासन ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत या आधार है, इसमें पूरी ब्रिटिश व्यवस्था आधारित है, इसलिए आधारभूत विशेषता है कानून का शासन। जो कानून का शासन ब्रिटिश विधि शास्त्र की, इंग्लैंड की विधि की या विधि शास्त्र की आधारभूत विशेषता है, मान्य विशेषता है, आज की तारीख में वह लोकतांत्रिक सिद्धांत मान लिया गया है, इसलिए कानून का शासन लोकतांत्रिक सिद्धांत बन गया है। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में कानून की शासन को अनिवार्य माना जाता है। वस्तुतः कोई समाज, सब समाज या लोकतांत्रिक समाज इसलिए माना जाता है कि वहां कानून का शासन है या नहीं। यदि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसका मतलब कि वह सिविल सोसाइटी नहीं है, अच्छा समाज नहीं है, लोकतांत्रिक समाज नहीं है। इसलिए रूल ऑफ लॉ जो ब्रिटिश विधि शास्त्र की विशेषता मानी जाती थी, आज तो प्रजातंत्र की आधारभूत विशेषता मानी जाती है और हमारे संविधान की एक वैधानिक विशेषता के रूप में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अंग्रेज विद्वान है, विधिवेत्ता है, विधि का जानकार है एवी डायसी, और एवी डायसी ने कानून का शासन का सिद्धांत दिया। कानून का शासन के सिद्धांत की 3 प्रमुख मान्यताएं हैं और 2 उपमान्यताएं हैं, यानी 5 हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 3 ही कानून के शासन की प्रमुख मान्यताएं हैं। कानून के शासन की
जो कि भारतीय संविधान में भी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांत बन गया है, इसलिए स्वाभाविक है हमारे यहाँ भी होगा और दुनिया के अन्य देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था होंगी। इसलिए हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून के शासन की अनिवार्यता की मांग की जाती है। कानून का शासन जो एबी डायसी के द्वारा दिया गया है और उसको हमने कानून का शासन कह के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत तो नहीं रखा है, लेकिन उसका नाम दे दिया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ही होता है कानून का शासन। कानून के शासन की जैसा मैंने कहा एबी डायसी ने दिया है, इसकी 3 प्रमुख मान्यताएं हैं। नंबर 1, हर आदमी हर कोई कानून के नजर में बराबर होगा, चाहे उसकी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति या जन्म स्थान, नस्ल, वंश कुछ भी हो, लेकिन कानून के नजर में सब कोई बराबर होगा। यह कानून के शासन की पहली मान्यता है और पहली मान्यता को इम्फैसिस करने के लिए, ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता रख दिया है। और रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन नहीं रहकर विधि के समक्ष समानता रख दिया है। और यह विधि के समक्ष समानता वाली बात कानून के शासन जो ब्रिटिश विधि शास्त्र का आधारभूत विशेषता है, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत है जो भारत में अपनाया गया है, उसी की पहली विशेषता है विधि के समक्ष समानता। यानी कानून का शासन, विधि का शासन जो एबी डायसी द्वारा प्रतिपादित है, उसकी पहली मान्यता है कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर होगा, चाहे उसकी जाति, धर्म, नस्ल, वंश, संस्कृति, जन्म स्थान कुछ भी हो, लेकिन हर कोई कानून के नजर में बराबर होगा। यह कानून के शासन की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, कानून के शासन की दूसरी विशेषता है कि वन हु नॉट पनिश विदाउट कॉग्निजेंस, बिना सुनवाई किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। आपने देखा कि मुंबई में और ताज होटल, नरीमन वगैरह पर जो बमबारी करने वाला आतंकी था कसाब, एकदम बिल्कुल उसका वीडियो, फोटोनोट वीडियो वगैरह सब हो गया। वह गोली चला रहा था, आतंकी गतिविधियों को कार्य करते हुए वह पकड़ा गया, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, हमारी न्यायिक प्रक्रिया चूंकि रूल ऑफ लॉ बेस्ड है, इसलिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत तुरंत उसको फांसी नहीं दे दी गई, उसका कॉग्निजेंस किया गया, उसकी सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उसको अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। जब वहां जहां बात नहीं कहने में सक्षम होता था, विधिक सहायता भी वह ले सकता था। जबरदस्ती गवाही उसको अगर पुलिस में ली भी गई होगी तो न्यायपालिका में उसको छूट दी गई ड्यूरिंग कॉग्निजेंस के समय, कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने पक्ष को वह बिना किसी भय का रख सकता है। और पूरी प्रक्रिया की गई और उस प्रक्रिया में 4 साल का मोर और लेस समय लगा, तब उसको फांसी पर चढ़ाया गया। कभी कभी यह लगता है कि आखिर सब कुछ प्रूव्ड था, वह पकड़ा गया गोली चलाते हुए, वह हत्या किया हुआ था, वीडियो उसके बारे में बना हुआ था, सब कुछ लाइव था, तो इतने दिनों तक उसको क्या लगे। नहीं, हमारे यहाँ चूंकि रूल ऑफ लॉ है और डेमोक्रेटिक थियरी बन गया है, और रूल ऑफ लॉ की दूसरी विशेषता है कि बिना सुनवाई किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। और सुनवाई के दौरान न केवल सुनवाई की जाएगी, बल्कि जो अभियुक्त होगा उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा, अभियुक्त कहा जाएगा, एक्यूज कहा जाएगा। और उस एक्यूज को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। और लीगल एड भी अगर वो अपनी बात नहीं कहता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देखें 39 के अंतर्गत लीगल एड ए में देने की भी बात कही गई है। वैधानिक सहयोग भी दिया जाएगा और जबरदस्ती गवाही नहीं ली जाएगी। यह दूसरी विशेषता है। और रूल ऑफ लॉ की दूसरी विशेषता, वन हु नॉट पनिश विदाउट कॉग्निजेंस, बिना सुनवाई किसी को दंड नहीं दिया जाएगा, यह है। तीसरी विशेषता
कानून के शासन का यह है कि जो आरोपित था, जिस पर आरोप लगे हुए हैं, जब आरोप प्रमाणित हो जाएगा कि हां कसाब ने हत्या की है, आतंकी गतिविधियों में शामिल था सब, तो उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यह कोल्ड ब्लड मर्डर का वह एक्यूज है तो उसको 5 साल सजा देकर छोड़ दिया जाएगा। जिस अपराध के लिए जो सजा जो पनिशमेंट निर्धारित है वही दी जाएगी। यानी 302 में अगर हत्या का आरोपी कोई है और प्रमाणित हो जाए कि हत्या किया है, तो अब वह हत्या कोल्ड ब्लड मर्डर, यानी वह बिल्कुल जानबूझकर निर्दयता के साथ अगर हत्या किया है तो अनिवार्य रूप में प्रूव्ड होने पर उसको फांसी दी जाएगी। अगर वह हत्या की है और कहीं नेग्लिजेंसी रहा है, इंटेंशन वह नहीं रहा, क्रोध में आया, भावना में आया और उसको मार दिया, हत्या की है भावनावेश में आकर, तो ऐसी स्थिति में उसको 302 प्रूव्ड होने की स्थिति में फांसी की सजा दी भी जा सकती है, नहीं उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यानी 389 में 302 में या जो अपराध है, जिस अपराध के लिए जो सजा मुकर्रर है वही सजा दी जाएगी। यह रूल ऑफ लॉ की तीसरी विशेषता है। यानी अपराध प्रमाणित होने की स्थिति में जो न्यायपालिका है, अपराध के लिए जो अपराध प्रमाणित होती है और उसके लिए पूर्व निर्धारित जो सजा है, पनिशमेंट है, वही पनिशमेंट दी जाएगी। मनमाने ढंग से पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। डेट इज कॉल्ड one who not punish without cognizance, a punishment must be according to certain provision and law। निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत दंड दी जाएगी। 3 विशेषता हुई। मैंने बताया कि कानून का शासन, विधि का शासन और रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश विधि शास्त्र की अनिवार्य विशेषता है, ब्रिटिश व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है और ब्रिटेन में यह देखने को मिलता है। ब्रिटिश विधि शास्त्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह न केवल ब्रिटेन में बल्कि अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी अपनाया गया है। और हमारे भारतीय संविधान की तो यह महत्वपूर्ण विशेषता वैधानिक विशेषता है। हमारे भारतीय संविधान में न केवल अनुच्छेद 14 में बल्कि अनेक जगह, और न केवल संविधान में बल्कि विधि विधान में, न केवल संविधान विधि विधान में बल्कि सामाजिक जीवन और कार्यकरण में, तमाम शासकीय व्यवस्था और प्रक्रिया में हम लोग रूल ऑफ लॉ के प्रयोग के प्रति अभ्यस्त हो चुके हैं। इसलिए आज तो यह भारतीय समाज की विशेषता बन गई है। कानून का शासन जो एवी डायसी द्वारा प्रतिपादित हुआ, उसकी 3 प्रमुख मान्यता है, जिसमें पहली मान्यता को ही आधार बनाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है। कानून के शासन की 3 मान्यता में पहली मान्यता है कि हर कोई हर कानून के नज़र में बराबर होगा, चाहे उसका जाति, धर्म, संस्कृति, नस्ल, वंश, जन्मस्थान या क्षेत्र कुछ भी हो, यानी हर आदमी विधि के समक्ष समान होगा। यह पहली विशेषता है कानून का शासन का। दूसरी विशेषता है कि बिना सुनवाई दंड नहीं दी जाएगी। दूसरी विशेषता में ही अन्य कुछ बातें शामिल है, जैसे दूसरी विशेषता जो कहता है कि बिना सुनवाई वन हु नॉट पनिश विदाउट कॉग्निजेंस, बिना सुनवाई दंड नहीं दी जाएगी। साथ साथ यह भी कहता है कि सुनवाई के दौरान जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान जो अभियुक्त है उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अभियुक्त को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। यदि कॉग्निजेंस के पहले पुलिसिय कार्रवाई में उसे जबरदस्ती अगर कबूलनामा करवाया गया होगा तो वह बातें न्याय कॉग्निजेंस में प्रूव्ड नहीं मानी जाएगी। न्यायालय के सामने जो वह बात कहेगा उसी को अंतिम माना जाएगा, वहीं अंतिम साक्ष्य माना जाएगा। अगर वह बात अपनी कहने में असमर्थ होगा तो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत यह भी कहा जा सकता है, चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए वह वैधानिक सहयोग या सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रावधान करेगा। उसको विधिक सहायता वकील के माध्यम से वह ले लेगा। अगर वह गरीब होगा, अक्षम होगा, निर्धन होगा तो विधि के सरकार के द्वारा भी वह पक्ष अपने वकील के माध्यम से रख कर अपनी बात को कह सकता है। दूसरी विशेषता रूल ऑफ लॉ की तीसरी विशेषता है कि अपराध प्रमाणित होने की स्थिति में दंड दिया जाएगा, दंड मनमाना नहीं दिया जाएगा।
सामान्य तौर पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में या अभी भी अधिकाधिक निरंकुश और मुस्लिम देशों में क्या होता है, मनमाने ढंग से दंड दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि राजतंत्र जैसा खीरा चोर को अगर फांसी दे दें और हीरा चोर को फ्री छोड़ दें, इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। जिस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित होंगी वही दंड दिया जाएगा, और उसी को कहते हैं कि पनिशमेंट मस्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। यानी तीसरा नियम यह कहता है आप दंड दिया जाएगा जो निर्धारित विधि होंगे उनके। 3 मान्यताएं प्रमुख विधि के शासन की मान्यताएं हैं, लेकिन अन्य 2 मान्यताएं भी है, और यह अन्य 2 मान्यताएं हैं। नंबर 1, वैधानिक विशेषता में रूल ऑफ लॉ के 3 के बाद नॉट डबल पनिशमेंट, दोहरा दंड प्रतिषेध यानी जियोपार्डी। एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि सर अगर कोई सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहते हुए यदि उनके द्वारा या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अगर उनके द्वारा कोई कर्तव्य निर्वहन में कोताही या कोई गलती की जाती है तो महाभियोग या इम्पीचमेंट जैसा जजेज के लिए 124(4) के अंतर्गत टू रिमूवल कहा गया है, और राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट कहा गया है। लेकिन मोर और लेस थोड़ी सी अंतर देखें, मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, दोनों प्रक्रिया महाभियोग जैसी चलती है। कई किताबों में तो लिख देता है कि जज वगैरह के विरुद्ध महाभियोग नहीं, टू रिमूवल, हटाने की प्रक्रिया है। यह ठीक है कि अधिकाधिक उसी रूप में है जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, थोड़ा सा अंतर छोड़कर, इसीलिए कह दिया जाता है कि जजेज वगैरह को हटाने के लिए महाभियोग। यदि जज को हटाने के लिए कोई अपराध किया और इम्प्रूव्ड लाया गया और महाभियोग अप्रूव्ड हो गया, पास हो गया, तो जज को पद से हटाया गया, तो वह नहीं कह सकता है कि अब हम पर मुकदमा नहीं चलेगा। वह अलग प्रक्रिया है। जैसे कोई आदमी कोई घूस लेता है और सरकारी व्यवस्था में पकड़ा जाता है, सस्पेंड हो जाता है, बाद में डिसमिस हो जाता है, और फिर उस पर न्यायपालिका मुकदमा करती है, और न्यायपालिका में सरकार मुकदमा करती है, और फिर उसको देखते हैं कि पैसा देना पड़ता है या दंड भुगतना पड़ता है। तो ये जियोपार्डी में मत कहिएगा या कि नहीं ये तो डबल पनिशमेंट हो गया, नहीं डबल पनिशमेंट है, सिंगल प्रोसीडिंग है जिसमें आपको पद छूटेगा, अन्य प्रकार की बातें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए किसी आदमी ने किसी का अगर डंडा चला दिया, रड चला दिया, कपार फट गया, तो उसका एक मुकदमा कर देगा पटना में और एक मुकदमा जाकर दिल्ली में या दूसरी जगह कर देगा, और 2 जगह पनिशमेंट कराएगा नहीं, अलग अलग घटना की अलग अलग करेगा। एक घटना के लिए एक मुकदमा होंगी और एक घटना के लिए एक बार उसको सजा मिलेगी। नॉट डबल पनिशमेंट, दोहरा दंड प्रतिषेध, जिसी को जियोपार्डी कहा जाता है, और रूल ऑफ लॉ से ही एक जुड़ा हुआ सिद्धांत है। यह चौथे सिद्धांत नहीं कहेंगे, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सिद्धांत बता दीजिएगा। 3 ही मेन बताया जाता है। और 5वां है एक्स फैक्टो लॉ, बाद का कानून पूर्व के अपराध पर लागू नहीं। एक उदाहरण देते हैं, जनवरी 2020 में, अब 19 जनवरी को हुआ है, कब लोग जनवरी 2020 में यह व्यवस्था कर दी गई कि जो गैंग रेप के दोषी होंगे, अगर किसी से 2 या 2 से अधिक पुरुष अगर किसी महिला के साथ जबरदस्ती करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको फांसी भी दी जा सकती है। अगर मान लीजिए कि 19 जनवरी को एक्चुअल, बेटा देख लीजिएगा, फैक्चुअल एरर हो सकता है। यदि 19 जनवरी या 16 जनवरी को जिस दिन यह इंप्लीमेंट हुआ उसके पहले अगर कोई अपराध हुए होंगे और एक महिला के साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जबरदस्ती किया होगा, प्रमाणित हो, तो उसमें उसको 7 साल की ही सजा हो सकती थी। लेकिन जब वह नियम लागू हो गया तो नियम लागू होने की स्थिति में अगर ऐसा करते हैं तो अपराध प्रमाणित होने की स्थिति में 7 वर्ष की सजा नहीं, उसकी फांसी की सजा हो जाएगी। आप समझ गए ना कि यदि जनवरी 2020 के पहले गैंग रेप में 7 ईयर पनिशमेंट था, 10 ईयर पनिशमेंट था, फांसी नहीं थी, तो जस्ट नियम के पहले तक जो अपराध किया हो उसी प्रकार के अपराध प्रमाणित होने की स्थिति में उसको सजा कम मिलती, और जब लागू हो गया तो उसी अपराध में
प्रमाणित होने की स्थिति में फांसी की सजा थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो अपराध पर जो कानून बने हैं वहीं तक होगा, वो भूतलक्षी नहीं होगा, वर्तमान और भविष्य लक्षी होगा। जब लागू होगा वहां से होगा। इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह अलग पढ़ाएंगे। लीगल तो वहाँ पर मैं संपत्ति के पढ़ाऊंगा, प्रीतम तो वहाँ बताऊंगा। पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, कानून में भी क्या ऐसा लागू हुआ? बिल्कुल, पैतृक संपत्ति में समान महिलाओं को अधिकार है नहीं, पिता की संपत्ति में तमाम अधिकार है। स्थिति तो यह है कि विमेंस एम्पावरमेंट है अलग। कभी अब महिला सशक्तिकरण आप लोग सेकेंड सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसमें चर्चा भी करूँगा। वह तो महिलाएँ ज़्यादा सशक्त है, कई जगह ज़्यादा सशक्त है, और वैसी स्थिति में पिता की संपत्ति में भी हो जाएंगी, और वहाँ जाएगी तो फिर पति की संपत्ति में उसको हो जाएगी, लेकिन उसकी संपत्ति में पति का नहीं होगा, समझे? तो यह अलग अलग स्थिति है। शादी हुई तो ससुराल में, जैसे मेरी शादी जहाँ हुई, मेरी संपत्ति में, मेरे एंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी मेरी वाइफ का हो जाएगा, मेरे प्रॉपर्टी में हो जाएगा, लेकिन उसके फादर की प्रॉपर्टी में उसका होगा, मेरा नहीं होगा। कुछ बातें तो अच्छी की गई हैं, अब उसमें कुछ अलग अलग बातें हैं। वह मैं लॉ ग्रेजुएट भी मैं हूँ, लेकिन सभी बातें मेमोरी में नहीं हैं, उन बातों को नहीं पढ़ाऊँगा। इसको हम लोग काम करें। पांचवी विशेषता आपको मैंने बता दिया कि बाद वाला कानून पूर्व के अपराध पर लागू नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ। अभी तक मैंने भारतीय संविधान की एक वैधानिक विशेषता बताई, और मैंने यह बताया कि भारत में कानून का शासन, विधि का शासन, जो ब्रिटिश विधि शास्त्र का आधार है, हमने भी उसको आधार बना लिया है। और बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि यह तो लोकतांत्रिक सिद्धांत बन गया है, और सभी लोकतांत्रिक देशों में इस बात की अपेक्षा होती है कि कानून का शासन हो। एक अपवाद थोड़ा कहिएगा कि सर कानून का शासन जितना प्रभावी रूप में ब्रिटेन, भारत या दुनिया के अन्य देशों में है, उतना फ्रांस में नहीं है। तो फ्रांस में थोड़ी सी अलग स्थिति है, क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सिविल लॉ दोनों को अलग अलग किया गया है, इसलिए फ्रांस में थोड़ी सी अलग स्थिति है। मैं कंपैरेटिव दुनिया के देशों के संविधानों का, राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते दुनिया के देशों, दूसरे देशों के संविधानों का यदि मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ी बहुत अंतर की जा सकती है, लेकिन यहाँ वह मत समझें, केवल यही जाने कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता कानून का शासन है। भारतीय संविधान की दूसरी वैधानिक विशेषता शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी वैधानिक विशेषता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक तरफ यदि हम ब्रिटिश विधि शास्त्र से प्रभावित होकर कानून का शासन हमने रखा, और अभी कानून के शासन मैंने पढ़ाया, उसकी 3 प्रमुख और 2 सहायक विशेषताओं को मैंने पढ़ाया, आप समझ गए होंगे। लेकिन अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ब्रिटिश विधि शास्त्र नहीं, अमेरिकी विधि शास्त्र से प्रभावित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन को और प्रभावकारी बनाने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, थियरी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समान संरक्षण के सिद्धांत को भी लिया है। कानून का समान संरक्षण सिद्धांत अमेरिका में आया है, हालांकि मूल अमेरिकी संविधान में नहीं रहा है। अमेरिकी संविधान में 13वां संविधान संशोधन हुआ और दास प्रथा का अंत हुआ, और दास प्रथा का अंत होने के बाद 1865 के बाद देखें तो 1865 के बाद 14वां संविधान संशोधन हुआ। और अमेरिकी संविधान में, संघीय संविधान में जो 14वां संविधान संशोधन हुआ, अब तक 27 संविधान संशोधन हुए हैं, तो 14वां संविधान संशोधन हुआ, और 14वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिकी संविधान के अंतर्गत इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समान संरक्षण के सिद्धांत को लागू किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं बहुत अग्रिम सोच के थे। उन्होंने सोचा कि चलिए हम तो ब्रिटेन से रूल ऑफ लॉ लिए ही हैं, अमेरिका से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ले लें। जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का लेप चढ़ाया जाएगा रूल ऑफ लॉ पर, और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो हम लोगों ने ले लिया है। अमेरिका से प्रभावित होकर अमेरिका जो ये अपने संविधान के 14वें संशोधन में कानून के समान संरक्षण के सिद्धांत, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के थियरी को उसने एस्टेब्लिश किया। भारत ने भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के थियरी को अमेरिका से प्रभावित होकर लेकर और कानून के शासन से जोड़ दिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? यह कहता है कि यह
न केवल व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, बल्कि विधि सबको समान संरक्षण प्रदान करेंगी। मैंने पहले भी बताया आपको, जो विधि है, जो व्यवस्था है, वह लोगों में भेद नहीं करेंगी। गर्मी का दिन है, धूप है, चिलचिलाती धूप है, और एक पीपल के पेड़ के नीचे छाया में मैं बैठा हूं या XYZ दूसरा आदमी बैठा है, वह पीपल का पेड़ यह नहीं पूछता कि मेरे छाये में XYZ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के लोग रहेंगे। नहीं, वो सबको समान रूप में छाया प्रदान करता है। ठीक इसी रूप में कानून का शासन के साथ कानून का समान संरक्षण सिद्धांत यह कहता है कि जो विधि है वह सबको समान रूप में सुविधा, संरक्षण, प्रोटेक्शन प्रदान करेंगी, और यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा। जब विधि के द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, उसमें उसकी व्यक्ति की या निकाय जो भी हो, उसकी जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश, नस्ल, भाषा या जन्म स्थान इत्यादि किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। और यह दूसरा सिद्धांत है, हमारी वैधानिक विशेषता है जिसको लिया है। मैं तो बता दूं कि भारत में यदि यहीं दो अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो अवधारणाएं, जो रूल ऑफ लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का शासन प्लस कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत यदि लागू कर दिया जाए तो 90% भारत की समस्याओं का एकाएक समाधान हो सकता है। लेकिन दुखद स्थिति है कि अमृतकाल में 75 वर्ष के बाद भी हमने इस चीज़ को पूरा नहीं किया है। भले ही कानून के शासन की बात हम करते हैं, हर जगह दिखाई देता है। मैं जब अनुच्छेद 14 पढ़ाऊंगा तो आपको उसका एक अपवाद भी पढ़ाऊंगा, 351 वगैरह में लेके चलूंगा, 371 वगैरह की अलग अलग बात करूंगा। मैं उसका अपवाद भी पढ़ाऊंगा, कुछ पॉजिटिव उसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, होनी भी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर अगर टिकट के लिए खड़े हैं तो ऐसी स्थिति में विकलांगों के लिए अगर वहां पर अलग टिकट की व्यवस्था की जाती है तो होनी भी चाहिए। यह कानून के शासन का विभेद नहीं है, यह सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में विभेद हो सकता है। हमारे समाज में स्त्री या पुरुष हैं, लेकिन जो ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन है या जो महिलाएं हैं, उसको विशेष सुविधा दी जा सकती है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि दिस इज वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी पॉजिटिव कहीं ना कहीं विभेद हो सकता है। एक तरफ हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में हम पढ़ना जब शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, समान अवसर नियोजन वगैरह में बात की गई है, लेकिन उसी के उपखंड के अंतर्गत कुछ आधार पर आरक्षण वगैरह की बात की गई है। वह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए रूल ऑफ लॉ का अपवाद ब्रिटेन में भी है। जहां रूल ऑफ लॉ है ब्रिटेन में भी वहां के किंग को कुछ प्रिविलेजेज है, वहां के राजा या रानी को कुछ प्रिविलेजेज है, जजेज को कुछ प्रिविलेजेज, विशेषाधिकार है। हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह को कुछ प्रिविलेजेज हैं। तो वह प्रिविलेजेज जो हैं पॉजिटिव रूप में है, उसको एक्सेप्शन, अपवाद मानेंगे, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं मानेंगे। लेकिन मैं तो सामान्य जनों में कह रहा हूं कि यहां पर यदि हम गरीब आदमी हैं, समान आदमी हैं और जा रहे हैं और कोई अपराधी हमारा पीछा करता है, हत्या करने के इरादा से हम भाग रहे हैं और भागते हुए पुलिस को फ़ोन करते हैं कि देखिए एक अपराधी जो है हमको यहाँ से पीछा कर रहा है, यहाँ भाग रहे हैं या पेड़ पर चढ़े हुए हैं, वो चढ़ने का प्रयास कर रहा है, तलवार उसके हाथ में, हमको काट देगा, हमको सेफ कीजिए, बचाइए। तो हमारे लिए पुलिस पहुंचेगी, औपचारिकता का निर्वहन करेगी, उसको आने में विलंब होगा। लेकिन एक समाज का धनी आदमी, नेता, मंत्री और पहुंच वाला व्यक्ति, अगर थोड़ी सी भी उसको परेशानी होती है, तुरंत उसको लॉ तुरंत उसको प्रोटेक्ट करेगी, संरक्षण देंगी। तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में उसके प्रयोग में कमी है। सिद्धांत में कमी नहीं है, उसके प्रयोग में कमी है। उसका प्रयोग भी भेदकारी है। डेमोक्रेसी इज ए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में जातिवादी लोग, सांप्रदायिक लोग, भाषावादी लोग, चोर उचक्का पहुंच जा रहा है, गुंडा मवाली पहुंच जा रहा है, झूठा बेईमान पहुंच जा रहा है। तो हमारी सिस्टम, उसके प्रोसेस, प्रक्रिया में गलत है। डेमोक्रेसी तो बेस्ट है, उसमें कोई गलत नहीं माना जा सकता। इसीलिए भारतीय संविधान की दो वैधानिक विशेषताओं को हमने पढ़ाया। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ और नंबर 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप लोग समझ गए होंगे।
परवीन कह रहे हैं, मैंने परवीन कुमार सिंह, आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है सर। इतना बेहतर हमने बताया, भारतीय संविधान की एक विशेषता कानून का शासन है और एक दूसरी विशेषता कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत है। कानून का शासन और कानून का संरक्षण उस नाम से हमारे संविधान में नहीं लिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 14 कहता है कि प्रत्येक विधि के समक्ष समान है। इसका मतलब हुआ रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और कानून का संरक्षण। परवीन कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अमित थोड़ा बता दें इनको। कानून का शासन 2-4 लाइन जब फिर आएगी बातें, जब अनुच्छेद 14 पढ़ाएंगे बेटा तो वहां भी बोलेंगे, लेकिन उसका प्रसंग बदलेगा, भारतीयकृत हो जाएगा। यहां हम कानून के शासन जो है, मैंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है और यह ब्रिटिश विधि शास्त्र यानी ब्रिटेन में जो विधि है, संविधान है, प्रक्रिया है, व्यवस्था, उसके अंतर्गत यह प्राथमिक तौर पर अपनाया गया है। तो हमने कहा कि जो ब्रिटेन ने अपनाया, हमने भी अपनाया है कानून का शासन, और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों ने इसने अपनाया है। फ्रांस में थोड़ा कम अपनाया गया है, और फ्रांस में कम, अब थोड़ा रिच बोलेंगे बेटा तो वहां तो दिक्कत होगी आपको। फ्रांस में, चूंकि फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंसेप्ट है, इसलिए 2 प्रकार के कानून वहां पर हैं, इसलिए रूल ऑफ लॉ में कमी थोड़ी आएंगी। लेकिन फ्रांस भी डे बाय डे जो है वो रूल ऑफ लॉ को अपना रहा है, इसलिए डेमोक्रेटिक थियरी है। तब मैंने बताया कि रूल ऑफ लॉ, बाकी सभी बच्चे कह रहे हैं कि ना सर अच्छी तरह समझ रहे हैं। एक परवीन ने कहा डेट्स वाई, मैंने देख लिया और उसको बताया। तो मैंने कहा कि यह 3 विशेषता है। नंबर 1, हर आदमी, चाहे जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग कुछ भी हो, सब कोई कानून के नजर में बराबर होगा। कानून का शासन की दूसरी विशेषता है, बिना सुनवाई किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। एक देख रही है पुलिस, न्यायपालिका देख रही है, किसी ने किसी का कपार फोड़ दिया, उसके बाद भी वह तुरंत दंड नहीं दिया जाएगा। प्रक्रिया है, पूरी कॉग्निजेंस होगा, न्यायिक प्रक्रिया होगी, जिसमें जो आरोपित व्यक्ति है उसको अभियुक्त माना जाएगा जब तक फैसला नहीं सुना जाता है। उसके बाद उसको निर्दोष अपने आप को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, गवाही ली जाएगी, कॉग्निजेंस की अन्य प्रक्रियाएं सुनवाई की उसको पूरा की जाएगी। तब अपराध अगर प्रमाणित हो, दंड दिया जाएगा। दंड मनमाना नहीं दिया जाएगा, पर दंड मनमाना नहीं दिया जाएगा। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा खुश हुआ बड़े अपराध के लिए, कोई बात नहीं, खुश हुआ छोड़ दिया, और छोटे नाखुश हुआ और राजा को छोटे अपराध के लिए फांसी की सजा दे दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। नहीं परवीन, थोड़ा पढ़िए उस सबको। अंधेर नगरी में अब सुनाने लगेंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी लेकर पढ़ लेना, और उस पर यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी होगा, उस पर वीडियो बनाया होगा, देख लेना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, समझे। तो वहां पर सुनवाई मनमाना नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हम किसी का जाति धर्म देखकर उसको पनिशमेंट कर देंगे। अपराध प्रमाणित हो गई, जज ने रिकॉग्निजेंस में यह देख लिया कि इसने अपराध किया है, तो अपराध जो प्रकार का अपराध किया है उसकी पूर्व ही सजा निर्धारित है कि हत्या के अपराध में फांसी होंगी या उम्र कैद होंगी, चोरी के अपराध में क्या होंगी, किस अपराध में क्या होंगी, सब निर्धारित है, उसके अनुसार सजा दी जाएगी। यही तो 3 मान्यताएं हैं रूल ऑफ लॉ की। और फिर बस 1 मिनट अमित बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैंने कहा कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होंगी, और फिर मैंने कहा कि बाद वाला कानून पहले के अपराध पर लागू नहीं होंगे। अगर 2023 दिसंबर महीना में कानून आता है कि अब हत्या के प्रयास करने वाले को भी फांसी दी जाएगी, लेकिन अब 389 के अंतर्गत हत्या के प्रयास, अगर मृत्यु नहीं हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, तो उसमें फांसी की नहीं सजा थी तो नहीं दी जाएगी। जिस दिन से नया कानून आएगा उसके बाद वह दी जाएगी, यानी पहले वाले अपराध पर नया कानून लागू नहीं होगा, एक्सपेक्ट लॉ। यही सब बातें हैं। फिर आप कहते हैं परवीन की समझ में नहीं आता है, तो अब बुरा मत मानिएगा, कमीशन की तैयारी करते हैं, यू हैव टू नो, अदरवाइज। अब फिर
अलग अलग, वो सब देखेंगे। लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं कि सर मत देखिए उसको, लास्ट में देखेंगे जिसके कमेंट रहेंगे। अभी सुनिए, दो विशेषता हमने पढ़ा दिया। एक ब्रिटिश शास्त्र से प्रभावित होकर भारतीय संविधान की वैधानिक विशेषता में रूल ऑफ लॉ लिया गया, और अमेरिकी विधि शास्त्र से प्रभावित होकर। और विधि शास्त्र का मतलब ये मत पूछने कि अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस क्या है। अमेरिका में जो वैधानिक विधि है, संवैधानिक विधि है, न्यायिक विधि है, वह सबको विधि शास्त्र कहेंगे। और अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि कानून सब लोगों को समान रूप में रक्षा देंगी, सुरक्षा करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। और हमारे यहां दोनों लिया गया है, वैधानिक विशेषता है। चलिए, भारतीय संविधान की एक वैधानिक विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था बेटा, वहां भी बताया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच स्कॉलर मोंतेस्क्यू ने दिया। बताइए, इंग्लिश चैनल के बाद फ्रांस, लेकिन ब्रिटेन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रिटेन ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने मोंतेस्क्यू, फ्रेंच स्कॉलर मोंतेस्क्यू, जो स्पिरिट ऑफ लॉ नामक बुक लिखा और उसी में थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया, जो लॉक से प्रभावित था, जॉन लॉक से प्रभावित था। वही मोंतेस्क्यू ने थियरी सेपरेशन ऑफ पावर दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। अमेरिका ने उसको लागू कर लिया। अमेरिका के सरकार के तीनों जो अंग हैं वो अलग अलग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंग जो है वो अलग अलग हैं, काम करते हैं। हालांकि अलग होने का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल अलग होंगे, चेक एंड बैलेंस तो रहेगा ना, चेक एंड बैलेंस तो बना रहेगा, नहीं तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी। जैसे एक रथ में 3 घोड़े लगे रहते हैं, तो तीनों घोड़े अलग अलग दौड़ते हैं, अपने अपने पैर से दौड़ते हैं, लेकिन तीनों के गर्दन में चेक एंड बैलेंस लगा रहता है। और नहीं तो क्या होगा, तीन ही दिशा में चला जाएगा और रथ जो है मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी। परवीन जो नहीं समझ रहे थे, अब आप ही की शादी हो रही है और रथ पर बैठ गए हैं और 3 घोड़े लगा दिया जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम 3 दौड़ने लगे, तो बताइए बारात तो पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, समझे। और दूसरा रहेगा, अमित वगैरह जैसा सवाल दिखाई दे रहा है, बरमाला डालकर निकल जाएगा, हम लोगों को भी समय पर भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ी सी बात, तो सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस तो एक दूसरे से बना होता है। जैसे राष्ट्रपति अलग है, कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन आपको मालूम हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध में वहां के सदन में संघीय विधायिका, जिसको कांग्रेस कहते हैं, जो द्विसदनात्मक है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, उसमें महाभियोग आ सकता है। तो इसका मतलब कि चेक एंड बैलेंस है। जजेज वगैरह वहां भी रिव्यू, सरकार के कार्यों की रिव्यू हो सकती है। जजेज का अपॉइंटमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति करता है, तो चेक एंड बैलेंस तो है। सामान्य तौर पर अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग, ऐसा नहीं होगा कि वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो सचिव मंडल बनाएगा, जिसको आजकल मंत्रिपरिषद भी कह दिया जाता है, वह सचिव मंडल बनाएगा, वहां की विधायिका से आएगा, जैसा भारत में आता है, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, तीनों अंग अलग अलग है, चेक एंड बैलेंस जरूर है, एक दूसरे से संबद्धता जरूर है, लेकिन अलग अलग काम करेंगे। भारत में अमेरिका जैसा तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50, जो भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, उसके में आपने देखा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 अंगों से अलग होकर, पृथक होकर कार्यों को निष्पक्ष स्वायत्त रूप में निर्वहन करेंगी। न्यायपालिका अलग है, यानी जहां अमेरिका में सरकार के तीनों अंग अलग अलग हैं, वहां भारत में 2 अंग, विधायिका और कार्यपालिका, एक दूसरे से मिले हुए हैं, न्यायपालिका अलग है। मैंने बताया था वहां पर कि वास्तव में हमारे यहां और न्यायपालिका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत अलग है, विधायिका और कार्यपालिका एक साथ जुड़ी हुई है। न तो हम ब्रिटेन जैसा तीनों जुड़े हुए हैं, न अमेरिका जैसा तीनों अलग अलग है। थोड़ा ब्रिटेन जैसा दिखते हैं
विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है। अब प्रश्न यह हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है, एक नहीं अनेक उदाहरण आप देख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति को देखें तो अनुच्छेद 52 और 3 पर पढ़िएगा तो राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका प्रमुख है। लेकिन जब अनुच्छेद 79 देखिएगा तो विधायिका का अंग है। कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनेगा, राज्य में मंत्री बनेगा, उसके लिए अनिवार्य होगा कि 6 महीना के अंदर उसको विधानमंडल की सदस्यता या विधायिका की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इससे स्पष्ट है कि विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है, न्यायपालिका अलग है। हम कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया, जिसे अमेरिका दुनिया का पहला देश हुआ, थोड़ा सा बेटा ठंडा लग रहा है ना, थोड़ा सा 24 पर कीजिए। आओ ऐसे खड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो जुड़ने से तो वैसा। हाँ। बस अब ठीक। हाँ। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो कि फ्रांसीसी विद्वान मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया है, अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने इसे स्वीकार किया, जहां सरकार के तीनों अंग अलग अलग इसलिए कार्य करते हैं कि वहां शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। भारतीय संविधान की एक वैधानिक संवैधानिक विशेषता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, लेकिन हमने अमेरिका जैसा नहीं बल्कि आंशिक रूप में हमने लिया है। हमने भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से अलग कर दिया है, पृथक, स्वतंत्र, स्वायत्त, निष्पक्ष, एकीकृत कर दिया है। और यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया है ताकि न्यायपालिका सशक्त होकर कार्यों का निर्वहन करे। यह हमारे संविधान की शक्ति पृथक्करण, एक आंशिक रूप में शक्ति पृथक्करण, एक वैधानिक संवैधानिक विशेषता मानी जाएंगी, जिसको हमने स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। यह हमारे मूल संविधान की विशेषता नहीं रही है, लेकिन बाद में न्यायपालिका के द्वारा यह दी गई है। कई प्रसंग आएंगे जब न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ाएंगे, न्यायपालिका को पढ़ाएंगे, केसेज जब पढ़ाएंगे तो उनकी चर्चा वहां हम आपको करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान की एक वैधानिक विशेषता आप कह सकते हैं कि यह न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। आप यह जानते हैं कि जहां संघवाद होगा वहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, और जहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रोविजन होगा। अमेरिका में संघवाद है, इसलिए संविधान द्वारा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित किया गया है। न केवल संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित है, बल्कि व्यवहार में भी ऐसा है। भारत में संघवाद को जरूर लिया गया है, लेकिन हमारे यहां संविधान द्वारा न्यायिक सर्वोच्चता घोषित नहीं की गई है, क्योंकि हमारे यहां एक दूसरी विशेषता भी है, संसदीय शासन प्रणाली, जो संसद की सर्वोच्चता की मांग को लेकर खड़ा है। तो चूंकि हमारे यहां केवल संघवाद होता, अगर संसदीय शासन प्रणाली नहीं होती, तो अमेरिका जैसा हम भी अपने भारतीय संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता घोषित कर देते, या अगर केवल संसदीय शासन प्रणाली होती तो हम भी ब्रिटेन जैसा संसद की सर्वोच्चता घोषित कर देते। लेकिन हमारे यहाँ तो संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली दोनों है। जिस संघवाद के द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता की मांग की जाती है, वहीं संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा संसद की सर्वोच्चता की मांग की जाती है। इसलिए दोनों को देखते हुए हमने किसी एक बच्चे की बात को, एक अवधारणा की बात को नहीं माना है। हमने संविधान की सर्वोच्चता दे दी है, और संविधान के अंतर्गत हमने अमेरिका से प्रभावित होकर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कर लिया है, जो व्यवहार में भारत में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को ही प्रतिस्थापित करता है।
और संविधान की सर्वोच्चता में एक तरफ हमने अमेरिका जैसा न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, तो आंशिक रूप में ब्रिटेन जैसा संसद की सर्वोच्चता तो नहीं, लेकिन संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज को हमने स्वीकार कर लिया है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज कम है और जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन ज्यादा है, इसीलिए तो संसदीय शासन प्रणाली पर संघवाद सर्वोच्चता को, वरीयता को, प्रभुत्व को प्राप्त कर लिया है। इसलिए कहा जाए तो भारत में प्रथम हम संघवादी देश कहेंगे, तब संसदीय देश या कहेंगे संघवाद बनाम संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली का समन्वय है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन ऑफ फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री एंड फेडरल नहीं, फेडरल देन पार्लियामेंट्री। फेडरल ज्यादा है और पार्लियामेंट्री कम है। नहीं, चिवड़ा दही, दही चिवड़ा, और चिवड़ा का लार्ज अमाउंट चिवड़ा का है और दही का कम, तो चिवड़ा दही कहते हैं। नहीं, पंडित जी सब लोग दही ज्यादा खाता है, चिवड़ा कम खाएगा, और हम सामान्य लोग जो हैं वह चिवड़ा ज्यादा लेंगे, दही कम, महंगा दही है तो दही कम लेंगे। इसीलिए आवर political system India based on collaboration of federal and parliamentary form of government, यानी पहले फेडरल, मच फेडरल, लेस पार्लियामेंट्री, दैट्स वाई फेडरल कम पार्लियामेंट्री। और फेडरल ज्यादा है, इसीलिए तो जुडिशियल संविधान की सर्वोच्चता की बात करने के बाद भी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान। अब न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली नहीं है, लेकिन एक नहीं अनेक जगह 13 में ही देखें, 13 की भावना, 32 की भावना, 136 की भावना, 143 की भावना, उसके बाद फिर 226 की भावना, अनेक अनुच्छेदों की भावना कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन वाली ही है। तो यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन, मूल ढांचा का सिद्धांत बाद में पढ़ा लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन महत्वपूर्ण विशेषता है, वैधानिक विशेषता है, संवैधानिक विशेषता है। और न्यायिक पुनरावलोकन है क्या, हमने पहले भी आपको परिचय देते वक्त बताया है। सरकार के 3 अंगों में न्यायपालिका की ऐसी शक्ति, न्यायपालिका के ऐसे ताकत या ऐसे संवैधानिक प्रावधान जिसके तहत हमारी सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका, न केवल विधायिका और कार्यपालिका बल्कि अपने नीचे के न्यायालयों, और न केवल विधायिका कार्यपालिका अपने अधीनस्थ न्यायालयों, बल्कि अपने भी पहले के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। और यही न्यायपालिका को जो विशेष प्रकार की शक्ति है, जिस शक्ति के बदौलत वह विधायिका और कार्यपालिका, न केवल विधायिका और कार्यपालिका बल्कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों, और न केवल विधायिका कार्यपालिका अपने अधीनस्थ न्यायालयों बल्कि अपने भी पूर्व के निर्णयों की जो समीक्षा करने का अधिकार संवैधानिक प्रावधान रखती है, को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की एक वैधानिक संवैधानिक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो अमेरिका से प्रभावित होकर लिया गया है, लेकिन अमेरिका से थोड़ा सा अलग दिखता है। कहाँ अलग दिखता है, 2 लाइन हम तुलनात्मक रूप में देख लेते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय है, सर्किट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट होता था, और कोई भी मुकदमे का अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता था। लेकिन बाद में बीच में कोर्ट डेवलप हो गया, परिभ्रमण न्यायालय, सर्किट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मुकदमे सर्किट कोर्ट्स में जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एक ब्रेकर टाइप का कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट जैसा बीच का नहीं है, चूंकि हमारा हाई कोर्ट बहुत सशक्त है, और सर्किट कोर्ट वहां पर चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नहीं था, बाद में आया है, इतने उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन वहां संघीय न्यायपालिका त्रिस्तरीय वहां भी दिखती है। सबसे ऊपर से नीचे की ओर आए तो सर्वोच्च न्यायालय, परिभ्रमण न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। हमारे यहां वहां केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, चूंकि परिभ्रमण न्यायालय तो बाद में आया है। टोटल नंबर ऑफ परिभ्रमण न्यायालय सर्किट कोर्ट्स वहां 11 है। थोड़ा फैक्चुअल देख भी लीजिएगा, 11 की संख्या में है अमेरिका में, बाद में आए हैं।
इसलिए जिला न्यायालय के कोई मुकदमा अगर परिभ्रमण न्यायालय सर्किट कोर्ट में ऊपर आते हैं, जैसे अपने हाई कोर्ट है, आते हैं और सर्किट कोर्ट को लगता है कि जिला न्यायालय ने गलत किया है, तो सर्किट कोर्ट जिला न्यायालय के मुकदमे के विरोध में मुकदमा नहीं सुनाता है, बल्कि उसको सुप्रीम कोर्ट के पास कर देता है। अगर लगता है कि जिला न्यायालय ने जो मुकदमा दिया है वह सही दिया है, तो उसके मुकदमे को वही निर्णय दोहरा देता है। हमारे यहां क्या है, जिला न्यायालय ने जो कहा है उसे अलग भी मुकदमे की निर्णय हाई कोर्ट दे देगा। अगर पार्टी नहीं जाए तो हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सर्टेन कंडीशन है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे, जुडिशियल सिस्टम पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेटा समझ में आएगा एकदम, बिल्कुल जो चीज है तो पढ़ाएंगे ही ना। हल्का सा यह आसान तभी हो पाएगा जब आप बहुत आसान बनाने के लिए और प्रवीण जैसे लोगों को समझाने के लिए कि महत्वपूर्ण बातों को हम ना बोले, छोड़ देता आपको आसान लगने लगेगा। सभी बातों को बोलेंगे तो हमको बोलना ही पड़ेगा और कठिन बातों को समझाना ही पड़ेगा। तो न्यायिक प्रक्रिया जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे तो सर्वोच्च, मैंने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पढ़ा दिया। मैंने यह कहा कि भले ही संविधान द्वारा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत इंडिया में घोषित नहीं है, क्यों नहीं घोषित है ये भी मैं बता दिया, फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से प्रभावित होकर लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन नाम से हमारे किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन कई अनुच्छेदों की मैंने जिक्र किया जहां न्यायिक पुनरावलोकन वाला प्रावधान दिखता है। फिर मैंने बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो मैंने बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की ऐसी शक्ति है जो अपने क्षेत्राधिकार में विधायिका और कार्यपालिका अपने अधीनस्थ न्यायालय और अपने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा करने की ताकत या प्रावधान रखती है। यही न्यायिक पुनरावलोकन है। तब मैंने कहा कि अमेरिका से प्रभावित है, लेकिन अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन और भारत की न्यायिक पुनरावलोकन में कुछ मूलभूत अंतर है। एक अंतर तो यह है कि अमेरिका में केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो हमारा तो क्षेत्राधिकार वाला है। नंबर 2, अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड है। हमारे यहां जो न्यायिक पुनरावलोकन है विधि या संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीडर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, विधि या संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका में न्यायालय जो कहती है वह कानून बन जाता है। हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के कार्यों के निरीक्षण करते वक्त संविधान और विधि के प्रावधान को देखती है कि ऐसा है कि नहीं, यानी संविधान और विधि के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक पुनरावलोकन करती है। तो इसे कहेंगे कानून या विधि, संविधान या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आधारित न्यायिक पुनरावलोकन। जब हमारी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को समीक्षा करते हुए संविधान और विधि की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में करती है, तो इसे विधि या संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं, जो भारत में है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में वहां की न्यायपालिका कानून के उचित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून में सिचुएशन क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, क्या इन्वायरमेंटल है, क्या इकोलॉजिकल है, क्या रेशनल है, क्या सिचुएशनल है, के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका प्राकृतिक न्याय के आधार पर वहां की विधि की समीक्षा करती है। उसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। जैसे सोनू जी और प्रिंस, आप 2 आदमी को मैंने काम दिया। सोनू को 100 रुपया दे दिया और लिस्ट दे दिया कि XYZ सब्जी लेकर आइए, और प्रिंस को भी 100 रुपया दे दिया और उनसे केवल कहा कि सब्जी लेकर आइए। तो प्रिंस को ज्यादा क्षेत्राधिकार हुआ ना कि सब्जी में सर ने तो आइटम नहीं, लिस्ट नहीं दिया है, इसलिए हम अपने मन से जो मन करे सब्जी लेकर चले जाएं। तो प्रिंस को ज्यादा थोड़ा अधिकार मिला, जबकि सोनू को मैंने लिस्ट दिया कि सब्जी लेकर आइए और लिस्ट के अनुसार लाइए, इतना 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 रुपया का इतना आइटम लाइए। उसी प्रकार भारत की न्यायपालिका संविधान और विधि में जो लिस्ट है, प्रावधान है, उसके अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन करती है। जबकि अमेरिका में क्या है, समय क्या है, सिचुएशन क्या है, उचित क्या है, उसके अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन करती है। तो अमेरिका को न्यायिक जो पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार है व्यवहार में भारत की तुलना में व्यापक है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत है। लेकिन यदि व्यवहार में आज देखें
तो पूरे विश्व की सबसे सशक्त न्यायपालिका भारत की प्रमाणित हुई है। और भारत में भी 1973 में केशवानंद भारती वाद में मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। और मूल ढांचा के सिद्धांत के आधार पर न्याय विधायिका संसद पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। लेकिन जो प्रावधान भी की है, अगर उसके प्रावधान से संविधान की ढांचा परिवर्तित होती है तो न्यायपालिका उसको प्रतिबंधित कर सकती है। और न्यायपालिका ने कहा कि मूल ढांचा क्या है? अभी तो मौलिक अधिकार, संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान संशोधन, यह सब मूल ढांचा प्रस्तावना है, मूल ढांचा होगा। लेकिन समय सिचुएशन के अनुसार हम बताएंगे कि मूल ढांचा क्या होगा। इससे स्पष्ट हो गया ना कि 1973 में केशवानंद भारतीवाद में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, वह सिद्धांत तो भारत में न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन को विधि और संविधान द्वारा स्थापित मान्यताओं के विरोध में नहीं, लेकिन उसे अग्रतर करती है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ओर लेकर जा रही है। समझ गए होंगे आप लोग। तो यह सब व्यवस्था है। यह मैंने 5 पहले भी बताया था, फिर 5 हमने भारतीय संविधान की वैधानिक विशेषताओं को पढ़ाया। कानून का शासन का सिद्धांत, कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत। आप कहिएगा कि न्यायिक निर्णय में, केशवानंद भारतीवाद में, भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा आया है, जो हमारे संविधान की न्यायिक प्रक्रिया और व्यवस्था, संसदीय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए यह वैधानिक विशेषता भी है और प्रक्रियात्मक विशेषता भी है। और यह संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत 1973 में आया है, जो कहता है कि संसद तुमको पूरे संविधान में, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार है। पूरे संविधान और प्रस्तावना में तुम संशोधन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे संशोधन से हमारे संविधान की ढांचा नहीं बिगड़नी चाहिए। ठीक है आरती, मैंने आपको अपना मकान रेंट पर दिया, 2 रूम, 2 BH का रूम है, 2 रूम है। तो आप अपने ढंग से कहां सोफा रखिएगा, कहां क्या कीजिएगा, वो कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने जो किचन बनाया है उसको आप तोड़कर और उसको आप दूसरा रूम बना दीजिए, और हमने जो डाइनिंग या ड्राइंग बनाया है उसको तोड़कर आप दूसरा, वैसा आपको करने का अधिकार नहीं है। आपने रेंट पर लिया है तो आप अपने ढंग से जहां मन करे बेड लगा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी रूप में संसद को पूरे संविधान में और प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन जो संविधान द्वारा दी गई भी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो लिस्टिंग भी किया गया है, उसमें जो अधिकार भी बनता है, अगर उस अधिकार को करने से संविधान की ढांचा बदल रही है कार्य करने से, तो न्यायपालिका उसको प्रतिबंधित करेंगी, जीरो अवॉर्डेड करेंगी, उसे निरस्त करेंगी, उसे शून्य घोषित करेंगी। यही संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत है। एक और इसे संबंधित है तो मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन, यानी अति आच्छादन की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन, हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग होगा। या इसका मतलब यह हुआ, इसी से जन्म लिया है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सब प्रिंसिपल्स है, उप सिद्धांत है कंसेप्ट ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन। जो संघ सूची में 7वीं अनुसूची में तीनों सूची रखी गई है, अनुच्छेद 246 3 लिस्ट की बात करता है और कहता है कि संसद
तुमको संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल तुमको राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। और संसद तथा राज्य विधानमंडल तुम दोनों पक्षों को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन वरीयता समवर्ती सूची पर तो संसद को दी गई है। अलग बातें हैं, जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ाएंगे बिल्कुल मनोहर पोथी जैसा एक एक करके पढ़ाएंगे। थोड़ा सा तो पढ़ना होगा। एक आध आदमी, सब लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक आध आदमी लिख देते हैं कि जैसे कि परवीन ने लिखा, नाम उनका लिया, समझ में नहीं आती हैं। अब इससे धीरे धीरे पढ़ाते हैं, रुक रुक कर पढ़ाते हैं, तब भी समझ में नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा लोग लिखिएगा, 2-4 आदमी, तो हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो अपने आज भी बोले, शशांक जी बोले कि सर समय दिया जाता है, तो हम बोले कि ना, हम अपने अनुसार पढ़ाते हैं। इसलिए आप लोगों को कभी कभी हाँ कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन के बाद एक नियमित टाइम दे दें। लेकिन टाइम स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं ना है, परिवार से बढ़कर नहीं है ना, आप लोग बढ़कर हैं, आपको पढ़ाएंगे, यह वादा है। लेकिन अभी जैसे परवीन ने लिख दिया, बाकी लोग सब लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं। अगर लिख देगा 5 आदमी कि भाई बढ़िया नहीं समझ में आता है, तो लेहू अपनी लकटुक मरिया बहुत नाच नचायो नहीं वह भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। सुनिए, कलरफुल लेजिस्लेशन, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची वगैरह वगैरह कनाडा से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में रखे गए हैं, 7वें अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर मैं जब पढ़ाऊंगा वहां पर, तो संघ सूची बढ़ी हुई है, समवर्ती सूची में विषय बढ़ रहे हैं, राज्य सूची घटी हुई है। इसका संघवाद के कार्यकरण पर क्या प्रभाव है, यह मैं पढ़ाऊंगा। शिक्षक होने का मतलब यह हुआ, आप तथागत रूप में याद करें ना, संघ सूची में कितने कितने बने, कौन हटाए गए, राज्य सूची में कौन हटाए गए हैं, समवर्ती सूची में क्या है, सब पढ़िएगा। वह संदर्भ आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा था कि एक कलरफुल लेजिस्लेशन, यानी अधिकार दिए गए हैं संसद को कि संसद तुम संघ सूची में जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें कानून बना सकते हो। लेकिन यदि कानून बन रहा है और कानून बनने से दूसरा कोई आच्छादित होता है, बाधित होता है, तो ऐसा करने का राइट नहीं है। 1 काठा जमीन में हमने 2 मंजिला बनाया है, 3 मंजिले तक बनने का प्रक्रिया है 1361 स्क्वायर फीट में। अब बगल वाला मकान 3 मंजिला बनाया, 5वां मंजिला बना रहा है, आप उसको तुरंत कंप्लेन कीजिए, उसको राइट नहीं है ऐसा। कहेगा हम अपना जमीन में बनाने, तो अपने जमीन में उनका तेजाब का टंकी बैठाओगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। इसलिए संसद को यह अधिकार है कि जो विषय वस्तु दिए गए उसमें विधि बनाए, लेकिन उसके विधि बनाने से दूसरा बाधित होता है तो ऐसा अधिकार नहीं है। हमारे बगल वाले पूरब जाड़े के दिन आएंगी तो पूरब में जस्ट हमारे बगल का मकान है और बराबर मकान बनाया हुआ है, और वह क्या करे कि सुबह के समय में बहुत बड़ा वह बोरे वगैरह का कपड़ा का जो बनाया हुआ और लगा दे कि उसकी धूप हमको नहीं मिले, 12 बजे के बाद मिले। तो वो अपने मकान पर इस प्रकार का कार्य करेगा, लेकिन उसके कार्य करने से मेरा अधिकार, सूरज की रोशनी सुबह वाली हमको नहीं मिलेगी, तो हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं। इसी प्रकार संविधान संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात करता है और संसद तथा राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार देता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल अगर विधि बनाती है और उनके विधि बनाने से मौलिक अधिकार का लोप होता है, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, किसी के अधिकारों का लोप होता है, या दूसरे संविधान की ढांचा विपरीत रूप में प्रभावित होती है, तो जो संसद को अधिकार भी है, जिसके तहत उसने बनाया भी है, न्यायपालिका उसको प्रतिबंधित कर देंगी, न्यायपालिका उसको रोक देंगी। और इसे ही कहेंगे कि कलरफुल लेजिस्लेशन दिख रहा था, इसलिए इसको ब्रेक किया गया। यानी एक ही विधि जो पहले कभी विधि बनाकर और किसी राज्य में चल रहा है और उसी में राज्य सूची के किसी विषय पर किसी राज्य में विधि बनाया जा रहा है, लेकिन उस विधि से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, उनके मौलिक अधिकार अन्य पक्ष विपरीत रूप में प्रभावित होते हैं, तो उस विधानमंडल के विधि को निरस्त किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि कलरफुल है, उसने ऐसा कलर किया है जो कि उचित नहीं था। कलरफुल लेजिस्लेशन का कंसेप्ट सब प्रिंसिपल्स ऑफ द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आया है। फिर इसको हमने पढ़ाएंगे, इसको हम देखेंगे।
मैंने आपको जानकारी दी। प्रतिक्रिया थोड़ा सा, अमित ने कहा कि जो कुछ समझाते हैं वह सर मेरे अंदर पिक्चर के रूप में उभरता है। बहुत अच्छी बात है अमित, आप बात करेंगे, कोई दिक्कत हो आप पूछेंगे जहां से भी। एक प्रवीण ने लिखा था, फिर प्रवीण नहीं दिखाई दे रहे हैं प्रतिक्रिया वगैरह में। प्रवीण थोड़ा सा पढ़कर आए बेटा, कुछ बातें हो सकती है। अभी तो मान लीजिए कि दूसरा टॉपिक ही आज मैं पढ़ा रहा हूं, अभी कुछ बातें हैं तो उसको पूरा मैं करूंगा तो हो जाएगा। अमरेंद्र ने बढ़िया लिखा, अमरेंद्र कुमार वर्मा ने लिखा है, सर आपका लेक्चर सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है। निश्चित रूप में सब लोग, प्रवेश जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। बहुत इतना ज़्यादा शब्द आप लोग लिख देते हैं कि वह बोलने में भी हमको शर्म आती है, इसलिए दूसरे से कहें। नहीं, अनुराग ने, सबने कहा। और ऐसा नहीं कि डर कर बोले कि छोड़ देंगे इसलिए आप लोग ऐसा लिख रहे हैं, समझे? ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, सब थोड़ा सा पढ़ना है बेटा। और अभी कहाँ, एक दिन और क्लास लेते हैं और एक क्लास में रेस्ट जो भारतीय संविधान की विशेषता है, हालांकि वह नहीं भी पढ़ाएंगे तो काम में आ जाएगा। जैसे भारतीय संविधान की विशेषता, अब मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेधक तत्व, आपातकाल का प्रावधान, इन सब चीजों की चर्चा करनी है। थोड़ा कर ही देते हैं, रिपीटेशन भले हो आपका बेहतर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, तो वह हो जाएगा। वास्तव में मेरे द्वारा जो अभी लेक्चर दिया जा रहा है उसका पर्पस प्राथमिक तौर पर संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के पर्पस से ही है, इसलिए वह होगा। और मैं आपको कहता हूं कि यदि पीटी की तैयारी भी करते हैं तो आप हमारी बात को प्राथमिक तौर पर कंसेप्चुअल सुन लें और फैक्चुअल कुछ किताब वगैरह से फैक्ट्स वगैरह आप लोग पढ़ लें, आपका ठीक हो जाएगा। जो मेरे द्वारा फैक्ट्स बोले जा रहे हैं उससे अलग अगर कोई किताब हमें मिलता है उसको फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बोलूंगा जहां हमको समझ, जैसे कि मैंने कहा, पता नहीं कुछ बच्चे यहां बैठे हुए हैं उन लोग, अब उनको याद होगा 16 या 19 2020 को फांसी की सजा गैंग रेप के लिए दी गई, तो 19 को दी गई, 16 का कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है। तो मैंने आपको खुद कहा है कि आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो फैक्चुअल जो कुछ होता है तो मैं खुद कह दूंगा कि फैक्चुअल आप लोग देख लीजिएगा। मैं जैसे कि उन सब चीज़ों को हमको बताना होगा। जब तथागत रूप में पीटी के ओरिएंटेड पढ़ाएंगे तो पीटी ओरिएंटेड पढ़ाएंगे तो उन मुद्दे को लिख कर या ध्यान में एक बार देख कर आएंगे। और ऐसे जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ याद है, मेमोरी में है, कभी कभी कुछ देख भी लेता हूँ, उस रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कहीं से पढ़ाने में कुछ नहीं है। अमित, आशीर्वाद है जो आप लक्ष्य रखे हैं उससे आप लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति हो। मोहम्मद जमालुद्दीन ने, आपको भी आशीर्वाद है।